के ऊपर एक एक शॉर्ट क्वेश्चन है नियर अबाउट ये जो क्वेश्चन है इंटेलिजेंस का, इसमें आज टेबल भी आएगा जो मैंने लास्ट में कल आपको बताया था कि टेबल में क्या है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस, और बोल सकते हो आईक्यू। आईक्यू कैसे काउंट करते हैं, कैलकुलेटेड होता है या कैलकुलेशन का प्रोसीजर क्या है वो देखना है। उसके बाद आपको मेंशन आएगा एक टेबल जहाँ पे आप काउंट करोगे कि ये बच्चा इस सब्जेक्ट में इतना अच्छा है तो इसका आईक्यू लेवल ये है, तो कौन से ग्रुप में आता है, वो मोरन है, इम्बेसाइल है, और वो डम्ब है, इडियट है, या एवरेज है, गिफ्टेड है, कौन से टाइप के बच्चों में वो काउंट किया जाएगा उसको हम मेंशन करेंगे। सो थ्योरीज में ऑलरेडी मैंने अभी बोल दिया इंटेलिजेंस क्या है, आप लोग पढ़ चुके हो कल के क्लास में, उसका वीडियो भी मैंने डाल दिया है, वो चेक कर लेना। इंटेलिजेंस के बाद मीनिंग एंड डेफिनेशन था, एंड इसके जो फैक्ट्स थे, फैक्ट्स को भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स काउंट कर सकते हो, बिकॉज जो फैक्ट्स होते हैं नॉर्मली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल्स ग्रोथ, इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है एंड इंडिविजुअल्स ग्रोथ के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी इसके बाद था फैक्ट, जो चार थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यस प्लीज, कोई बोल रहा है कुछ, प्लीज आस्क। यस यस, ऑडिबल, प्लीज आस्क। यस प्लीज। ओके यस, सैटरडे एंड संडे, सैटरडे ना, संडे एंड मंडे। ओके, there is a mention as present because I'll send the information to sir before taking any type of holiday leave. Okay, okay. So फैक्टर थ्योरीज का नेम पहले तो याद रख लो। देयर आर फोर फैक्टर्स थ्योरी, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है। यूनिटरी थ्योरी, देन एनार्किक थ्योरी, स्पीयरमैन थ्योरी, थर्स्टोन थ्योरी। ओके, आपका जो स्पीयरमैन थ्योरी है, एनार्किक थ्योरी है, इन बिटवीन दिस टू अनदर थ्योरी, थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी, इज जस्ट लाइक द हैंगिंग पॉइंट, वो हैंगिंग टाइप का है। ठीक है, झूलता हुआ है, मिडवे है, बीच का जो कंसेप्ट है वो था। अभी इसके बाद का जो और छोटे छोटे कंसेप्ट है, देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल कंसेप्ट्स। फर्स्ट वन इज द कॉग्निशन थ्योरी। कॉग्निशन थ्योरी मतलब क्या समझते हो? इंटेलिजेंस इज टोटली बेस्ड ऑन कॉग्निशन। ठीक है, कॉग्निशन, कॉग्निटिव पावर, कॉग्निटिव एबिलिटी, और जस्ट लाइक द एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं हिंदी में बोलूँ कि आपका जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, ये किस पे निर्भर करता है? आपके दिमागी जो तत्व हैं उस पे निर्भर करता है। अभी दिमाग में क्या क्या चल रहा है, कितने काम हो रहे हैं, कितने सारे एलिमेंट्स हैं, बोलो। पहले तो चीज़ है यहाँ पे दिमाग में क्या है, स्कीमा है, राइट? यू नो दैट, कि आपके पास स्कीमा है। स्कीमा इज ए नॉलेज यूनिट और इट इज ए पॉकेट ऑफ मेमोरी। ठीक है, जैसे आपके पास माइक्रोचिप होते हैं, फोन में डालते हो आप लोग, माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं जो कि प्रोसेस करता है माइक्रोचिप के जितने भी इंफॉर्मेशन को। तो वैसे ही आपका स्कीमा है। स्कीमा कंटेंट्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, स्कीमा को अगर आप नॉलेज पॉकेट बोल लो या नॉलेज यूनिट बोल लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसी के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। अभी मैंने प्रीवियस टाइम जब कॉग्निशन पढ़ाया था, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ जीन पियाजे, सो वहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि कॉग्निशन क्या चीज़ है, जो कि आपके मेमोरी में रहता है, एक्सपीरियंस भी है, एंड दैट इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड बाय इंडिविजुअल्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। आप अपनी परिस्थिति के मुताबिक उसको यूज़ करते हो, परिस्थिति के मुताबिक उसको यूज़ करते हो। तो नॉर्मली जब भी आप किसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हो तो दैट इज़ वो आपके एक्सपीरियंस में है। पहले आप उसको क्या कर चुके हो, एग्जामिन कर चुके हो, या फिर आपके हेल्थ में आ चुका है या काम कर चुके हो उस पर, तो उसको हमने बोला कॉग्निशन। कॉग्नो सियर जो वर्ड है, कॉग्नोसियर वर्ड, ये भी लैटिन टर्म से आया है। दैट इज टू नो, किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ को समझना, विथ नॉलेज और विथ परसेप्शन ऑफ नॉलेज। नॉलेज का, ज्ञान का अधिग्रहण के साथ, ज्ञान का अधिग्रहण के साथ आपका क्या बढ़ता है, आपका इंटेलिजेंस बढ़ता है। सो इंटेलिजेंस में भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मैं कल ही आपको बता चुकी थी, जनरल एबिलिटी एंड स्पेसिफिक एबिलिटी और स्पेशल एबिलिटी। दैट इज यू आर वेरी गुड इन वन सब्जेक्ट, इसका मतलब नहीं होता है कि आप अच्छे नहीं हो अनदर सब्जेक्ट पे, सो दैट यू स्पोक
many languages. That means you are very good in many languages. You spoke multiple language. Your ability is multiplied in different things. आपके abilities always multiplied होते रहते हैं, है ना? अभी सबका मल्टीप्लिकेशन होता है क्या? सारे इंफॉर्मेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है या सारे इंटेलिजेंस का मल्टीप्लिकेशन होता है क्या? नहीं. तो ये होता है आपका IQ. ठीक है. जब मल्टीप्लिकेशन होता है कोई चीज एंड वो बढ़ते जाता है तो हम बोलते हैं IQ का परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है. इंटेलिजेंट क्वेश्चन में जो परसेंटेज है, शतकड़ा है, वो बढ़ रहा है. इफ ये डाउनवर्ड मूवमेंट किया दैट मीन्स वो कम रहा है, घट रहा है, तो दैट मीन्स आपका IQ लेवल कम हो रहा है. तो इट इज टोटली बेस्ड ऑन कॉग्निटिव concept. So these theory are otherwise called as, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज. क्या बोलोगे? प्रोसेस. दैट मीन्स जो वर्क आप कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, वर्क डन कर रहे हो, तो यू नीड सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट और रिगार्डिंग दिस वर्क. ठीक है, आपको उस वर्क के अकॉर्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई चीज चाहिए जो आप क्या कर सकते हो, उसी के ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हो एंड माइंड में वर्क करवा सकते हो. सपोज आपको बोला गया कि आपको वेडिंग प्लानिंग करना है. सो एज ए वेडिंग प्लानर आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक योर एजेंडा बनाओगे. देन जो भी पॉसिबिलिटीज है कि ये वर्क होना चाहिए, दैट इज अ हाईली स्पेसिफाइड वर्क, ये काम पहले आना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक सीक्वेंस बनाते हो, राइट? तो अगर आपका दिमाग उतना काम नहीं करेगा, कॉग्निटिव प्रोसेस नहीं होगा या प्रोसेस आपका जो नीड है उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं होगा, तो दैट मीन्स आपका कॉग्निटिव लेवल क्या हो जा रहा है? वीक हो रहा है. कितना समझ गए? दे फोकस ऑन, इसमें क्या आता है? देखो 2-4 वर्ड्स हैं जिसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जानते भी हो आप लोग, मैं बार बार बोल चुकी हूँ. तो वन इज अ मेंटल. ये जानते हो मेंटल का ऑपोजिट में नहीं, सिनोनिम्स. एज अ सिनोनिम्स आप क्या करोगे? तो यूज करते हो इंटेलेक्चुअल. ठीक है, इंटेलेक्ट बोला जाता है या इंटेलेक्चुअल. और अनदर वर्ड जो है वो है कॉग्निशन, कॉग्निटिव आप बोलते हो. और उसके ऑपोजिट वे से अगर बोलो तो दैट इज द प्रोसेस ओरिएंटेड वर्क. ऑपोजिट वे से मतलब हम अगर उल्टा तरफ से सिर्फ काम के हिसाब से देखते हैं तो इसको हम प्रोसेस ओरिएंटेड के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं. इसको हम कॉग्निटिव लेवल में और नहीं थिंक करेंगे, प्रोसेस ओरिएंटेड बोलेंगे, जो कि वर्क बेस्ड होगा. अभी देखो लोग क्या क्या समझते हैं. दे फोकस ऑन इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस. जो प्रोसेसेस होता है, जब भी आपको कोई टास्क दिया जाता है, यू हैव टू मेक योर ओन फूड और यू हैव टू गो फॉर ए ट्रिप, और आपको कहीं पे जाना है, यू हैव टू गो फॉर ए मीटिंग और समथिंग एल्स. जब भी आप जाते हो तो क्या करते हो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने इंटेलेक्चुअल, आपका दिमाग जो चला रहे हो, तो उसी के बेसिस पे कुछ प्रोसेसेस को एक्टिवेट करते हो. एंड जैसे कि कौन से प्रोसेसेस हैं, कौन से पैटर्न में ये वर्क करेगा, जस्ट लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटसेट्रा. दीज थ्योरीज, ये जो थ्योरीज हैं कॉग्निशन का जो थ्योरीज है, इनको क्या बोलते हैं पता है? दीज थ्योरीज कंसिडर्ड इंटेलिजेंस. ये थ्योरीज इंटेलिजेंस को कैसे समझता है? एज ए प्रोसेस. ये इंटेलिजेंस को, बुद्धि को एक प्रक्रिया जैसा मानता है. जैसे कि केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो एक रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? ये यहाँ पे कोई एक दो रसायन को या फिर केमिकल्स को हमने ऐड ऑन कर दिया, तो ऐड जैसे ही कर दिया, ऐड ऑन में रख दिया, तो वो धीरे धीरे अपने आप में ही प्रोसेस्ड हो गया, बैलेंस्ड हो गया, सो दैट ये रिजल्ट आया. ऐसे बोलते हैं. तो वैसे आपके दिमाग में अगर कोई काम चला जाए या फिर कोई वर्क आपको स्पेसिफाइड कर दिया जाए, तो आपके दिमाग में भी क्या चलते हैं? बहुत सारे प्रोसेसेस चलते हैं. एंड दीज प्रोसेसेस हेल्प्स टू डील विद द प्रॉब्लम्स. ये प्रोसेसेस हेल्प करते हैं किसमें? कि आपको कौन से प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करना है, टू फाइंड आउट द आंसर. दैट मीन्स आप जब भी कोई काम करते हो तो आप लास्ट तक जाना चाहते हो. ओके, आप बोलोगे कि मैं यहाँ पे छोड़ दूँ, सो आप गिव अप कर रहे हो ना. आपको एंड तक जाना है, रिजल्ट्स देखना है. तो कोई भी काम कर रहे हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद यू नीड योर रिजल्ट. दे आर कॉल्ड, ये थ्योरीज को अभी हमने क्या बोला? दे आर कॉल्ड कॉग्निटिव थ्योरीज. इसलिए इसको बोला कॉग्निटिव थ्योरीज बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन mental processes or intellectual processes. It acts as a process which helps with the deals with the problems and find out the answer or the result. So that it is also known as cognitive theory, or they also known as cognitive theories. जो cognitive theories हैं, ये important theories किसने किसने डिस्कवर किया या फिर कौन से कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं? अभी इसके अंदर देखो, पहले तो ये चीज़ है कि ये थ्योरीज लिखा गया है, थ्योरी नहीं, सिंगल थ्योरी यहाँ पे नहीं है. अभी कॉग्निटिव थ्योरी ऑलरेडी एक पढ़ चुके हैं हम लोग.
क्या पढ़ लिए, जीन पियाजे का कंसेप्ट। बट यहाँ पे उसको छोड़ के जो कॉग्निटिव थ्योरीज इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंस और बुद्धि के साथ कनेक्शन है या रोल प्ले कर रहा है, उसको हम देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट थ्योरीज आर कैटल एंड हॉर्न्स थ्योरी। कैटल एंड हॉर्न्स थ्योरी। अभी बोलोगे मैम ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, सो आपके बुक में ये मेंशन नहीं है, बहुत रेयर बुक्स में ही रहते हैं। एंड ये सीटेट के बुक से ही मेंशन करके दी हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम जब एग्जाम हो रहे थे ओस्टेट के सीटेट के, तो वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपने कभी नहीं पढ़ा। 3-4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे आउट ऑफ सिलेबस जैसा फील आएगा, बट ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो पहला थ्योरी का नाम क्या है, कॉग्निटिव थ्योरी का नाम, जो कॉग्निशन के लिए है या कॉग्निशन एज अ प्रोसेस वर्क करता है फॉर इंटेलिजेंस, बुद्धि के लिए जो काम करता है, वो है कैटल एंड हॉर्न्स थ्योरी। सेकंड, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, जो भी आपके पास वार्ता आ रही है, उसको कैसे प्रोसेसिंग करके आप इंटेलिजेंस में रखते हो। एंड Janssen's theory of mental functioning। Janssen, Janssen, नॉट जॉनसन, ये जैनसन है, ठीक है। जैनसन थ्योरी ऑफ मेंटल फंक्शनिंग। अभी देखो छोटे छोटे थ्योरीज हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम देंगे। देखो वन वन पैराग्राफ का है यस, यस, सुनाई नहीं दे रहा है। कॉग्निशन थ्योरी, जो भी कॉग्निशन थ्योरी आपने देखा उसमें ये पहला थ्योरी है। स्टोरी जैसा याद रखने को ट्राई करो। जस्ट लाइक आप छोटे बच्चों को स्टोरी सुनाते हो ना, कैसे सुनाते हो, रिमेंबर करके रखते हो माइंड में, वैसे ही। तो कल 4 थ्योरी मैंने पढ़ाया था। कल 4 थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये थ्योरीज में से कुछ कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर योर टेट एग्जाम्स, फॉर योर टेट एग्जाम्स, नॉट फॉर योर पर्टिकुलर ये जो बीएड एग्जाम्स, उसके लिए नहीं, टेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला यहाँ पे जो था, फर्स्ट वन जो है कैटल एंड हॉर्न थ्योरी। आप इसका जो ईयर मेंशन है भूल जा रहे हो, छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी ईयर मेंशन नहीं करना पड़ता है, या फिर कभी ईयर रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज नहीं आते हैं। सो कैटल एंड हॉर्न थ्योरी हैव प्रपोज्ड दिस थ्योरी in which they have distinguished 2 types of intelligence। देखो सुन लो, कैटल एंड हॉर्न कितने पर्सन है, 2 पर्सन है। ट्रिक दे रही हूँ, 2 पर्सन है, उन्होंने इंटेलिजेंस को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। क्या बोल रहे हो, दैट इज द एंड ऑफ द इन एडोलेसेंस पीरियड तक ये चलेगा, ठीक है। सो मैंने आपको बोला फ्लूइड इंटेलिजेंस, याद रखो फ्लूइड मतलब जस्ट लाइक लिक्विड पार्ट होता है जो कि फ्लो करता है। मैं फ्लूइड को कैसे याद रखती हूँ, ये फ्लो करेगा। तो फ्लो, कोई कैरेक्टर कैसे फ्लो करेगा, जब वो कैरेक्टर पेरेंट्स के पास हो एंड ऑफस्प्रिंग को जाना हो या बेबीज को जाता हो, बाय बर्थ, इनेट बोला गया बाय बर्थ, तो इसको हम फ्लूइड इंटेलिजेंस बोलेंगे। ऐसा इंटेलिजेंस जो कि फ्लो करता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को या फिर बेबीज को, राइट। तो इस इंटेलिजेंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इट इज वन काइंड ऑफ कैपेसिटी और कैपेबिलिटी और एबिलिटी to solve any problem and adjust in any strange situation। ऐसे कोई situation हो, strange हो, उसमें आप adjust कर सकते हो, problem solve कर सकते हो। and it grows up to the limit। लिमिट, जो लिमिट है आपका एडोलेसेंस पीरियड, बस इतना यह हो गया। अभी देखो कैटल एंड हॉर्न थ्योरी का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो क्या है। नेक्स्ट पोर्शन इज द क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। फ्लूइड का ऑपोजिट में क्या आएगा, क्रिस्टलाइज। मतलब ये देखो यहाँ पे जो चीज नहीं हो रहा था, दैट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। दैट मीन्स आपका जो फ्लूइड इंटेलिजेंस था वो पॉसिबल नहीं होता, किसके थ्रू, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के थ्रू, बट इट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ लर्निंग, इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ लर्निंग। मतलब ये एक्वर्ड कैरेक्टर है, एक्वर्ड कैपेसिटी है। यू हैव टू एक्वर इट, यू हैव टू परसीव इट। आप परसेप्शन करोगे, रिसीव करोगे, आप ग्रहण करोगे इसको, आपको सीखना पड़ेगा। तो यू हैव टू लर्न इट, आपको लर्न करना पड़ेगा। तो आप बोलो अभी इसमें जो इन्फ्लुएंस था एनवायरमेंट का वो कम था, बट इसमें जो सेकंड पार्ट में आया क्रिस्टलाइज्ड में, यहाँ पे इन्फ्लुएंस्ड है एनवायरमेंट का। तो it is influenced by environmental factors like education, training, culture, knowledge and learned things। जो भी learned skills हैं वो सारे भी। So this ability is observed in the behavior of the person। ये होगा, देखो आप आज कुछ सीख के जा रहे हो कोई मीटिंग को डील करने के लिए, डीलिंग करने के लिए। अभी ये मीटिंग को सॉल्व करना है, डीलिंग करना है, तो यू नीड सम स्किल्स, स्किल्स जो कि सामने वाले जो क्लाइंट है उसको अच्छा लगे एंड आप लोग डील कर लो सक्सेसफुली। बट अगर अच्छा नहीं लग रहा है
तो वो चीज़ आप क्या सीख के आए थे, नहीं सीख के आए थे? आप बोलोगे मुझे पता नहीं है। तो ये चीज़ है, ये जब भी आप डीलिंग टाइप का कुछ एक्टिविटीज़ करते हो, यू नीड ए स्पेसिफिक एबिलिटी। आप उसके लिए एक स्पेसिफिक एबिलिटी कैरी करते हो, जहाँ पे आपका हाइट, वेट, ग्रोथ ये नहीं होगा। आप अपना दिमाग को यूज़ करके उसको बताओगे कि आपके बेनिफिट्स क्या है, या फिर आपके साथ वो काम करेगा तो क्या होगा। तो ऐसे टाइप के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस सॉल्व करता है। जस्ट लाइक वर्ल्डली अफेयर्स, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके, जो भी सोसाइटी ने क्रिएट किया ऐसे प्रॉब्लम्स, और जेनेटिकली जब आप, क्या होता है ना, जेनेटिकली जब भी कोई कैरेक्टर आता है वो शिफ्ट होता है फ्रॉम वन पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, बट दिस कैरेक्टर इज नॉट शिफ्टेड फ्रॉम वन पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दिस इज प्रेजेंट इन यू थ्रू आउट द लाइफ। आपके थ्रू आउट द लाइफ में, जीवन तक, जीवन के अंत तक ये प्रेजेंट रहेगा। एंड ये जो दोनों मैंने इंटेलिजेंस अभी पढ़ाया ना, वन इज फ्लूइड एंड अनदर इज क्रिस्टलाइज्ड, ये जो दो चीजें मैंने पढ़ाया, दीज इंटेलिजेंस आर टोटली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, दीज आर इंटर रिलेटेड। ये दोनों इंटर रिलेटेड है, दे आर इंटर रिलेटेड बट नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये डिपेंड नहीं करता, कनेक्शन है बट डिपेंड नहीं करता। अभी देखो, मैंने और एक इंपॉर्टेंट थ्योरी बताया था, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो कॉग्निशन थ्योरी का सेकंड थ्योरी है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अभी ये थ्योरी को किसी ने डिस्कवर किया होगा, तो आप याद रखना, पूरा टर्म याद मत रखो, इतना याद रखा, Robert Sternberg, 1984। तो दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। कौन सा थ्योरी है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। इंफॉर्मेशन इज टोटली बेस्ड ऑन डाटास, जो भी डाटास गिवन होते हैं, एंड आप इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करोगे, कॉम्पोनेंट, मेटा कॉम्पोनेंट, मतलब ऐसे चीजें जो कि नॉलेज के साथ जुड़े नहीं हैं बट प्रेजेंट है। अभी और एक चीज दिखा रही हूँ जो इंपॉर्टेंट भी है एंड नॉलेज के साथ जुड़ा हुआ है। जो जुड़ा नहीं हुआ है बट इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट है सराउंडिंग में, दैट इज कंपोनेंट। जो नॉलेज के साथ कनेक्टेड है बट प्रेजेंट है सराउंडिंग में, जब भी कुछ आप यूज कर सकते हो, दैट इज अ मेटा कॉम्पोनेंट, मेटा कॉम्पोनेंट। तो ये जो नॉलेज है, नॉलेज को आप क्यों लेते हो? तो सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, राइट। अगर आपके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है एंड यू आर गेटिंग इट आफ्टर वन आफ्टर अनदर, टाइम टू टाइम, दैट मीन्स वन इंफॉर्मेशन इज देयर, तो आप उसको रिसीव कर ले। फिर सेकंड पॉइंट में अनदर इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट, सो दैट उसको भी आपने लिख लिया या फिर ऐड कर लिया। थर्ड इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो देयर, तो आपने धीरे धीरे उसको भी कर लिया। सो बट इसको आप रेंडमली नहीं किए, धीरे धीरे स्लोली प्रोसेस में आपने 1 मंथ 2 मंथ्स के विद इन किया। सो देखो, इंफॉर्मेशन जब भी आपके पास होता है ना, तो वो ऑलवेज ऐड होता है, इट इज नॉट ए प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन इसमें नहीं है, मल्टीप्लाई साइन नहीं होगा, यहाँ पे प्लस साइन ही होता है। इंफॉर्मेशन ऑलवेज ऐड होता है, कभी भी इंफॉर्मेशन को सडन मोमेंट पे आप भूल नहीं सकते। एंड दीज आर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज़ें होते हैं, ये ऑलवेज इंफॉर्मेशंस को गैदर करते हैं एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन को वो क्या करेंगे, एज ए टास्क वो लेंगे, एंड कम्प्लेक्स जो पॉइंट है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। ये इंफॉर्मेशन को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अरेंज करेंगे। कॉम्प्लेक्स इज द हार्डर फॉर्म, ये हार्डर होता है। सिंपल इज द स्मॉलर सिंप्लीफाइड, मतलब जिसे आप इजीली पकड़ सको, समझ सको, ऐसा चीज। कॉम्प्लेक्स एक हार्डर फॉर्म होता है, इंटरकनेक्टेड होता है एक इंफॉर्मेशन से दूसरा इंफॉर्मेशन, एंड ये इंफॉर्मेशन फर्दर यूज होता है। समझ रहे हो? जस्ट लाइक मैं कुछ कुछ इस थ्योरी के स्टेप्स बोल रही हूँ, देखो कितने अच्छे अच्छे स्टेप्स आएंगे। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, द स्टेप्स आर, फर्स्ट चीज, कभी भी इंफॉर्मेशन को समझना हो तो आप क्या करते हो, कभी भी कोई चीज को समझना हो तो आप एनकोडिंग करते हो, इंफॉर्मेशन को आप एनकोडिंग करते हो। अभी बोलो एनकोडिंग होता क्या है? देखो, ई एन जहाँ पे भी टर्म सुन लो, ई एन इक्वल्स टू इन कोडिंग, ठीक है। एनकोड लिखा गया है, अभी इन कोडिंग मैंने मेंशन कर दिया, मतलब ये कोडेड फॉर्म में है, कोडेड फॉर्म में है, इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में है। जस्ट लाइक अगर मैं बोलूँ एप्पल, एप्पल को मैंने एक नंबर दे दिया कि 11010, ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, दैट मीन्स ये एनकोड हो गया, नंबर सारे लेटर्स के अकॉर्डिंग एनकोड हो गया, ऐसे बोला जाता है। सो यहाँ पे देखो, जो भी इंफॉर्मेशन फॉर द फर्स्ट टाइम आप आइडेंटिफाई करते हो एंड इट इज़ वेरी
रेलिवेंट टू ऑल ऑफ यू, जो कि इजीली सबको मिल जाए, अवेलेबल होती है, तो उसको हम एनकोडिंग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। अभी देखो, जब भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है तो आप क्या करते हो, उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं उसको एक्सपांड करते हो, तो दैट इज कॉल्ड इन्फारिंग। इन्फारिंग दैट मीन्स मैं अगर एक्सपांड नहीं करूंगी इंफॉर्मेशन को, तो उसके अंदर कौन से पॉइंट एक्चुअली इंपॉर्टेंट हो उसको कैसे जानेंगे। तो एक्सपांडिंग फॉर्म में उसको लिख के फिर समझना। देन देखो, एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस ऑलवेज। सपोज आपको बोला गया कि आप एक कॉलेज में ज्वाइन कर रहे हो एज ए प्रोफेसर और एज ए टीचर, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आपने क्या किया कि बच्चों को एक काइंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट और रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट अगर इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन को एज ए रिलेशन शो करेंगे कि पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है, पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है। तो उस बेसिस पे बच्चा को पास्ट प्रेजेंट एक्सपीरियंस के थ्रू पता चलेगा कि इंफॉर्मेशन का रियल पोजीशन क्या है, इंफॉर्मेशन कहाँ पे यूज हुआ था, कौन सा टाइम पे यूज हुआ था, एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो दैट इज कॉल्ड मैपिंग। तो सिंपल सिंपल एक एक वर्ड में है एनकोडिंग। पहले इंफॉर्मेशन जो कोडेड फॉर्म में रहता है उसको बोला गया इन्फारिंग। दैट इज इन्फारिंग एक्चुअली है कंक्लूजन ड्रॉ करना, बट यहाँ पे हम नेसेसरी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है नहीं है उसके अकॉर्डिंग। देन थर्ड पॉइंट में है रिलेशनशिप, दैट इज द पास्ट एंड प्रेजेंट जो एक्सपीरियंसेस है उसको आप यूज करेंगे फॉर मैपिंग योर कंसेप्ट और डाटा। आप अपने डाटा को एक प्लॉट में ड्रॉ करना चाहते हैं, उसके लिए जो कर रहे हो, दैट इज मैपिंग। देन देखो, अप्लाइंग। जब आपका हो गया काम एंड आपको लगा कि इन्फॉर्मेशन अच्छा है, तो आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो। एंड आफ्टर एप्लीकेशन, जब भी अप्लाई हो जाता है तो जस्टिफाई करते हो आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, ये इंफॉर्मेशन से। तो दैट इज कॉल्ड जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन एंड द लास्ट वन, गिव और प्रोवाइड करेक्ट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम्स है उसको करेक्ट वे से सॉल्व करना, उसका सोल्यूशन देना। तो दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्सेस। आपको मैंने बोला कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाओ। If you send me the information related to this concept or topic and solve every issues of it, then ये हो गया आपका response कि आपने एक good way से response दिया। If you don't have enough information to this, so you don't send me any type of information, तो आप send ही नहीं कर पाओगे। तो ये हो जाएगा क्या कि यहाँ पे कोई information था ही नहीं, response था ही नहीं, तो ये disresponse में चला जाएगा। ठीक है, तो आप पॉइंट्स वाइज को पॉइंट वाइज याद करेंगे। तो पहला मैंने बोला कि ये इन्फॉर्मेशन को जब भी हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पॉइंट पे रखते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स इंफॉर्मेशन को पहले जोड़ो, जोड़ के उसको प्रोसेसिंग करो, एंड फर्दर आपके जो भी काम है, जैसे आपका कंपोनेंट वेस्ट है कि मेटा कंपोनेंट वेस्ट है, उसको अपने हिसाब से यूज करो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो उसके लिए ये स्टेप्स थे, 6 स्टेप्स हैं। पहला इनकोडिंग, दूसरा इन्फरिंग, तीसरा मैपिंग, चौथा एप्लीकेशन, पांचवा आपका जस्टिफिकेशन, एंड लास्ट वन इज द रिस्पॉन्स। ये दो थ्योरी गया। पहले हमने पढ़ा कैटल एंड हॉर्न का फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज थ्योरी। देन हमने पढ़ा आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी जो कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने डिस्कवर किया था। उसके बाद आ रहा है आपका जेनसेन थ्योरी। कौन सा थ्योरी? जेनसेन थ्योरी आ गया। जेनसेन थ्योरी ऑफ मेंटल फंक्शनिंग। अच्छा, इतना तक क्लियर है? यस और नो? प्लीज टेल मी। क्लियर हो? ओके, वॉइस अभी ठीक है ना? सुनाई पड़ रहा है ना? ओके, ओके चलो। जेनसेन्स थ्योरी ऑफ मेंटल फंक्शनिंग। अभी देखो इनका नाम क्या है, आर्थर जेनसन। अभी देखो ऑथर मत बोल देना, आर्थर है, ARTHER, आर्थर जेनसन। आर्थर जेनसन 1969 में ये थ्योरी को प्रपोज किए थे। ठीक है, सिंप्लीफाइड हो गया कि आर्थर जेनसन ने जेनसन थ्योरी ऑफ मेंटल फंक्शनिंग किया था। उनके अकॉर्डिंग देखो, मेंटल बोला गया तो माइंड ही आएगा। one's mind depends upon the type and the degree of intelligence one processes, or one possesses. Jensen split intelligence into two types abilities, just like the general and the special. यहाँ पे दो टाइप हैं, associative and cognitive। दो टाइप का है। वहां पे भी पढ़े थे आप लोग, कल पढ़े थे स्पेयरमैन का 2 फैक्टर थ्योरी में। एक था जनरल, दूसरा था आपका स्पेशल। दैट इज एक लैंग्वेज को हमने जनरल लैंग्वेज बोला था, दूसरा लैंग्वेज को स्पेशल लैंग्वेज, टू कनेक्ट विद द इंटरनेशनल पॉइंट और टू कनेक्ट विद द अदर स्टेट्स। तो इतना हमने पढ़ा था वैसे टाइप के नीड के अकॉर्डिंग। तो वही यहाँ पे भी है, बट टर्म्स ओनली चेंज हो गए, एसोसिएटिव एंड कॉग्निटिव। एसोसिएटिव मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक मैं बोलूँ मेरे को वर्कर मेरे एसोसिएट्स भी हैं, तो वो
मिलजुल के रहते हैं, जो कि एक दो हम क्या करें, एक दूसरे को कनेक्ट करें, लिंक करें एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे जब भी एसोसिएट का बात आता है तो ये ब्रीजिंग जैसा है, ऐसा कुछ एबिलिटी जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, दूसरे कॉपीज, बुक्स और कोई इंफॉर्मेशन के साथ आपको कनेक्ट करे। आपके माइंड का जो पोजिशन है, दैट मीन्स दैट इज नॉट पोजिशन, पोजिशन मतलब आप जो रिसीव करते हो इंफॉर्मेशन एंड वो फिक्स करते हो, उसी के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड पोजिशन। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो कनेक्ट कर रहे हो दूसरे इंफॉर्मेशन को, वो एसोसिएटिव एबिलिटीज में आता है। कॉग्निटिव एबिलिटीज आप जानते हो, जहाँ पे आप नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इवैल्यूएशन, इतना सारा चीज करते हो, तो वो कॉग्निटिव होता है। अभी देखो क्या है, कॉग्निटिव आपका संज्ञानात्मक ही है। तो एसोसिएटिव एबिलिटी में आप क्या करते हो, कोई भी चीज को लर्न करते हो, कैपेसिटी टू लर्न, आइडेंटिफाई, पहचान करना किसी को भी, डिस्क्रिमिनेट, अभी देखो मैंने बोला था जो इंफॉर्मेशन दूसरे चीजों के साथ आपको कनेक्ट करे, ऑलवेज दूसरे चीजों के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, लर्न कर रहे हो, कोई भी चीज को लर्न कर रहे हो मतलब कनेक्ट हो रहे हो फिर से। आइडेंटिफाई, खुद को आइडेंटिफाई तो करते ही हो, बट ये सेल्फ हो जाएगा, बट आप आइडेंटिफिकेशन सबसे ज्यादा कब यूज करते हो, लोगों को पहचानने के लिए। डिस्क्रिमिनेशन, कौन सा अच्छा है बुरा है, उसके अंदर जो तारतम्य रहता है, पार्थक्य रहता है, या फिर जो हम बोल सकते हैं कि इसमें ये पॉइंट प्रेजेंट है, उसमें वे पॉइंट प्रेजेंट नहीं है। टू पर्सन्स कभी भी सेम नहीं होते, नेवर नेवर एवर जो ये टू पर्सन सेम है, ऐसा हम बोल नहीं सकते। मल्टीपल टाइम्स हम बोल सकते हैं कि हाँ कुछ कैरेक्टर्स मैच होते हैं, बहुत बार बोला जाता है, ये मल्टीपल पॉइंट्स के व्यू हैं। बट अगर बोला गया कि टू पर्सन क्या इक्वल हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। इवन इफ अगर आइडेंटिकल ट्विंस भी देखते हो, जो ट्विंस एक ही जैसे दिखते हैं, उनमें भी कुछ कैरेक्टर्स अलग होते हैं, वो मे बी 1 और 2% ही क्यों ना हो, बट कुछ कैरेक्टर चॉइसेस अलग रहता है। सो ये जो डिस्क्रिमिनेट हो रहा है कि आप अलग अलग करो चीज़ों को, जस्ट लाइक कुछ बड़े चॉकलेट्स हैं, कुछ छोटे चॉकलेट्स हैं, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, ऑलवेज सेपरेट कर देते हैं चीज़ों को, ये भी डिस्क्रिमिनेट है। डिस्क्रिमिनेट आप जेंडर को जो सिलेक्ट करते हो, सेपरेट करते हो, वो भी आ जाएगा। एंड उसी इंफॉर्मेशन को, लर्निंग पॉइंट्स को आप एक्सपीरियंस जैसा यूज करते हो, दीज आर द लर्नड इंफॉर्मेशन, आप उसको सीख के अपने माइंड में फिक्स कर रहे हो। कॉग्निटिव आपको मैं पहले बोल चुकी हूँ, इट इज़ वन काइंड ऑफ हायर थिंकिंग ऑर्डर। थिंकिंग ऑर्डर का जब भी बात आए तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को कभी नहीं भूलना है, एंड दिस इज योर शॉर्टकट की केस, की केस, ठीक है, याद आया, की केस, सॉरी, की केस बोल रही हूँ, के केस, तो के फॉर नॉलेज, सी फॉर यहाँ पे कंप्रीहेंशन है, ए फॉर एप्लीकेशन, ए फॉर एनालिसिस, एस फॉर सिंथेसिस, ई फॉर इवैल्यूएशन। ये जो 6 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स में यहाँ पे रहता है। तो फर्स्ट वन इज द के, देन सेकंड वन इज द सी फॉर comprehension, A for the application, A for the analysis, S for the synthesis, E for the evaluation। तो इतना सारा चीजों को हम बोलते हैं हायर थिंकिंग ऑर्डर। हायर थिंकिंग ऑर्डर, सोचने का जो क्षमता है ना, उसमें भी धीरे धीरे आप इंक्रीज करो। एक छोटा बच्चा छोटा पॉइंट में ही सोचेगा, आप क्या करते हो, इन द बिगर सेंस आप किसी चीज के साथ डीलिंग करते हो, किसी चीज के साथ डीलिंग करते हो, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो। अभी देखो, अकॉर्डिंग टू जेंसन, एसोसिएटिव एबिलिटीज आर रिलेटेड टू बायोलॉजिकल मैचुरेशन। जितने भी एसोसिएटिव थिंग है ना, जैसे अब मैंने बोला कोई ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ना, किसी पर्सन के साथ कनेक्ट होना, तो दीज आर द बायोलॉजिकल थिंग। ये सारे ना बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, तो आपका जानने का या फिर कनेक्शन बढ़ाने का जो एबिलिटी है वो इंक्रीज होता है। बट आपका जो कॉग्निटिव है, इट इज बेस्ड ऑन, और इट इज और दिस आर डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन। ये एजुकेशन, कल्चर, इंडिविजुअल डिफरेंस, इसके ऊपर डिपेंड करता है। हम मैंने अभी बोला कि 2 पर्सन का IQ कभी सेम नहीं हो सकता, इवन इफ वो इंडिविजुअल डिफरेंस में है ही, बट आइडेंटिकल ट्विंस होते हुए भी सेम नहीं होता। सो जितना इंडिविजुअल डिफरेंस देखोगे, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो। तो ये गया पहले 3 थ्योरी जो कि आपने अभी पढ़ा। कैटल हॉर्न का थ्योरी पढ़ा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी पढ़ा, एंड जेंसन का थ्योरी पढ़ा। ये कॉग्निशन थ्योरी। वॉइस इज नॉट ऑडिबल। ऑडिबल हूँ कि, तो ये जो थ्योरी है गिलफोर्ड्स का, इसमें आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं, ऑपरेशंस, देन प्रोडक्ट्स एंड कंटेंट्स, ठीक है। ऑपरेशन,
देन प्रोडक्ट्स एंड कंटेंट। अभी देखो पहला देख लेते हैं कि गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मोड में क्या मेंशन है। अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड के हिसाब से एवरी इंटेलेक्चुअल टास्क, जितने भी इंटेलेक्चुअल मतलब जो टास्क इंटेलिजेंस के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें आपको बहुत अच्छा से थिंकिंग करके समझ के आंसर देना पड़ता है, ऐसे टास्क को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सो वन इज द कंटेंट। आप किसी कंटेंट के ऊपर ही सोचते हो, विषय के ऊपर ही सोचते हो ना, इंफॉर्मेशन अगर रहे तभी तो सोचोगे उसके ऊपर। देन मेंटल ऑपरेशन इन्वॉल्व। अभी देखो जो चीज के ऊपर सोच रहे हो, अच्छा आपको कल किसी सॉन्ग पे डांस करना है, सो आप पहले स्टेप्स मेंशन करोगे कि कौन सा स्टेप्स के बाद क्या करना है, कौन सा इमोशंस दिखाना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करते हो। सेम थिंग यहाँ पे भी हो रहा है कि कोई भी आइडिया के ऊपर वर्क करने के लिए, कोई भी कंटेंट के ऊपर वर्क करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिक्स करना पड़ता है कुछ प्रोसेसेस को, कि ये प्रोसेस होगा तभी इंफॉर्मेशन से रिजल्ट तक हम पहुंचेंगे। ठीक है। एंड लास्ट वन इज द प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑपरेशन। जो वर्क, ऑपरेशन मीन्स दिस इज द वर्क, जो एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हो कोई भी कंटेंट के बेसिस पे, दिस इज कॉल्ड वर्क। ऑपरेशन मतलब वर्क होता है। ठीक है। अभी वहां पे मत लिख देना कि ऑपरेशन मतलब ओटी वाला ऑपरेशन, ओटी वाला नहीं है ये। ऑपरेशन नॉर्मल ऑपरेशन है, दैट मीन्स एक्टिविटीज। सो जो भी एक्टिविटीज आप करो उसका रिजल्ट। तो एक चीज है ना, पहले कंटेंट दिखाओ, उसके एक्टिविटीज मतलब प्रोसेसिंग करो, देन उसका प्रोडक्ट दिखाओ मतलब रिजल्ट दिखाओ। तो इस बेसिस पे जो उन्होंने क्लासिफाइड किया है चीजों को, देखो क्या क्या वे से हमने डिवाइड किया है पॉइंट्स को, देखो। ही क्लासिफाइड ऑपरेशन पॉइंट, पहला क्या चीज आएगा, कंटेंट आएगा। नीचे से देखना है आपको, नीचे से ऊपर तक जाओगे, सीपीओ, सीपीओ होगा या सीओपी होगा, सीओपी होगा। ठीक है। कॉप याद रखना, कॉप क्या याद रखोगे, कॉप। ठीक है। सी में कितने हैं, ओ में कितने हैं, पी में कितने हैं, कितने कितने पॉइंट्स हैं वो देख लो। तो सी में पहला चलोगे, सी में देखो ओनली 4 है। कैसे याद रखोगे, एक जो आपने क्या बनाया है, क्यूब जैसा बनाया है, क्यूब बोला गया जिसके 3 पॉइंट्स होते हैं वो क्यूब होता है। ठीक है। 3 पॉइंट्स मतलब 3 यहाँ पे इसके क्या है, एक्सिस है, 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड। देखो ये अगर हम एक्स पकड़ ले, ये वाई होगा, ये जेड होगा, ऐसे मेंशन होगा हम करेंगे। या फिर आप इधर देख सकते हो, इधर आप एक्स लिख सकते हो, यहाँ पे वो लिख सकते हो। तो एक्स वाई जेड जहाँ पे मेंशन होता है तो वो क्यूब जैसा ही हम मेंशन करेंगे। ठीक है। अभी क्यूब में कितने पॉइंट्स हैं देख लो, पॉइंट के अकॉर्डिंग देखना प्लीज। आप लोग यहाँ पे काउंट मत करना कि कॉलम एंड रोज, यहाँ पे आप मेंशन कर देना पॉइंट के अकॉर्डिंग, रिमेंबर करने में इजी होगा। 1 2 3 4, ये देखो नीचे के जो 4 हैं, ठीक है 4 हैं। तो फर्स्ट वन इज द बिहेवियरल, सिमांटिक, सिंबॉलिक, फिगरल। ठीक है। बिहेवियरल, सिमांटिक, सिंबॉलिक, फिगरल। देखो अभी वर्ड्स के अकॉर्डिंग समझते हैं। बिहेवियरल मतलब ये बिहेवियर के साथ जुड़ा हुआ है। सिमांटिक मतलब ये होता है स्ट्रक्चर, किसी चीज का अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर। सिमांटिक हम बोलते हैं कि वर्ड्स को अरेंज करो, तो दैट इज द सिमांटिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस। सिमांटिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। एंड सिंबॉलिक मतलब सिंबल से जिसको रिकॉग्नाइज करते हो, 1 2 3 4 डेजिग्नेट कर दिए, ए बी सी डी कर दिए, या फिर एक्स वाई जेड कर दिए, ऐसा चीज। फिगरल जो फिगर में रहे। तो आपका यहाँ पे 4 पॉइंट्स आ गया, BSSF, BSSF दैट इज बिहेवियरल, सिमांटिक, सिंबॉलिक, फिगरल। अभी आ जाओ आप ऑपरेशन में, ऑपरेशंस में। तो ऑपरेशन में अगेन क्या है, 5 है। देखो यहाँ पे 4 था, ऊपर आ गए 5। ठीक है। याद कैसे रखोगे ना, पहला आया आपका कंटेंट में 4, ऑपरेशन में 5 एंड प्रोडक्ट में 6, 4 5 6। कॉप, कॉप था ना, ये आ गया आपका 4, ये आ गया आपका 5, ये आ गया आपका 6। ठीक है। 456 करके याद रखना। सो ऑपरेशन में क्या क्या चीजें होते हैं, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन पहले नहीं होगा, पहले आप क्या करोगे, किसी चीज को रिकॉग्नाइज करोगे। तो कॉग्निशन, सोचना है, समझना है, इंफॉर्मेशन लेना है। देन उसको अगर याद रखना है तो मेमोराइज्ड, मेमोरी मतलब आपके स्मृति, और आप उसको याद रख रहे हो। ठीक है, फिक्स करो माइंड में। देन देखो 2 वर्ड मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, कन्वर्जेंट एंड द डाइवर्जेंट। कन्वर्ज मीन्स बहुत ज़्यादा पॉइंट से, सपोज थिंक कर लो आपके पास बहुत सारे वे हैं इस रास्ते तक पहुंचने के लिए। ठीक है। या फिर इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, आपका दोस्त का शादी यहाँ पे हो रहा है एंड आप इस रास्ते से, इस रास्ते से, यहाँ से यहाँ से, यहाँ से यहाँ से, किसी भी रास्ते से जा सकते हो। सो बहुत सारे पॉइंट से अगर एक पॉइंट पे आते हो, बहुत सारे पॉइंट से जब एक पॉइंट पे हम आते हैं तो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट। अगर हम इसका ऑपोजिट करते हैं,
एक पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट तक हम मूव कर सकते हैं या फिर बहुत सारे आइडिया निकाल सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। डाई मीन्स टू, याद रखोगे। डाई मतलब क्या है? टू। ठीक है, तो एक से ज्यादा जहां पे आइडिया लगा सको या एक से ज्यादा जहां पे वेज मिल जाए आपको, डाइवर्जेंट। जब बहुत सारे रास्ते से या आइडिया से आप एक ही पॉइंट में या एक ही रिजल्ट तक पहुंचो, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। ये होता है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। अभी इसके बाद लास्टली क्या करोगे? इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन मूल्यांकन है, एग्जामिन करना, इवैल्यूएट करना, टेस्ट लेना। कैसे? तो हमारा सी हो गया, वो हो गया। अभी देखो प्रोडक्ट के बेसिस पे क्या क्या आ सकता है। प्रोडक्ट में याद रखो 6 पॉइंट्स हैं, टोटल 6 पॉइंट्स हैं। सो पहले तो आप ना जब भी प्रोडक्ट के बारे में बात करो तो आप छोटे छोटे पार्ट्स में उसको यूनिट, आप यूनिट जानते हो, सपोज थिंक कर लो एक बुक है, बुक में आपके 4 यूनिट्स है याद रखने के लिए। अब देखो यूनिट्स के अकॉर्डिंग क्या करते हो, उसको डिवीजन करते हो कि ये टॉपिक्स इतने क्लासेस में होगा, या यूनिट्स को ही कंसेप्ट वाइज आप डिवाइड करते हो, तो दैट इज अ क्लासेस। देन आया रिलेशनशिप, एक ऑब्जेक्ट के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट का क्या रिलेशन है, या एक कंसेप्ट के साथ दूसरे कंसेप्ट का क्या कनेक्शन है, रिलेशन है, उसके बेसिस पे। देन आया सिस्टम्स, जहाँ पे हम अरेंजमेंट करते हैं। देन आया ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन जानते हो, मेक ओवर करना या चेंजिंग करना, पूरा टोटली चेहरे को बदलना या फिर पूरा जो भी लुकिंग है उसको चेंज करना, ट्रांसफॉर्मेशन। एंड लास्टली द इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन इम्प्लाई वर्ड से आया। इम्प्लाई मतलब उसको आप अल्टीमेटली यूज कर रहे हो कोई भी एक्टिविटीज में या कोई भी टास्क में, इम्प्लीकेशन। तो ये टोटल है 456। याद रखने के लिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ, 456 को याद रखो। फर्स्ट वन इज फॉर कॉग्निशन और कॉग्निटिव, सेकंड वन इज फॉर द ऑपरेशन, थर्ड वन और द लास्ट वन इज फॉर द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट के लिए 456, 4 है, 5 है, 6 पॉइंट्स है, ऐसे करके डिवीजन है। तो वो गया आपका कौन सा थ्योरी, दैट इज आपका कौन सा थ्योरी था? गिलफोर्ड का थ्योरी है। ये कौन सा थ्योरी है? गिलफोर्ड का थ्योरी। याद रखने के लिए शॉर्टकट बोली, गिलफोर्ड का थ्योरी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एंड तीनों पार्ट में हमने क्या किया, पहला पार्ट में कंटेंट को रखा, दूसरे पार्ट में ऑपरेशन को रखा जहाँ पे प्रोसेसिंग होता है। मतलब कोई भी अगर ऐसे ही कुछ केमिकल रख देते हो जैसे उसके एक्टिविटीज होते हैं, वैसे ही प्रोसेसिंग होता है, लास्ट में प्रोडक्ट आता है। एंड नेक्स्ट थ्योरी में चलते हैं, वर्नन्स हायरार्किकल थ्योरी। क्या है? वर्नन्स हायरार्किकल थ्योरी। VER क्या मेंशन है? VERNON एपोस्ट्रोफी एस, वर्नन्स हायरार्किकल थ्योरी। हायरार्की का जब बात आएगा, हायरार्की जैसे सोच लेना एक सीढ़ी जैसा है, ठीक है, या फिर एक क्लासिफिकेशन जैसा है जहाँ पे हम डिवाइड करते हैं कुछ चीजों को, ऐसे चीज होते हैं यहाँ पे। आइडिया दे दी। इंटेलिजेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, यहाँ पे हम इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं एज कंप्राइजिंग एबिलिटीज एट वेराइंग लेवल्स ऑफ जनरलिटी। अभी बोलो क्या मैंने बोला था, हायरार्की का जब बात आता है तो हम क्लासिफिकेशन या डिवीजन के ऊपर देखते हैं, जहाँ पे हम सीढ़ी जैसा डिवाइड कर लो या फिर लेवल जैसा डिवाइड कर लो। जैसे कि आप इस लेवल पे हो 1, दूसरे लेवल पे गए आफ्टर क्लियरिंग द 1, थर्ड लेवल पे गए आफ्टर क्लियरिंग द 2, ऐसे आप चलते हो। तो ये जो लेवल्स में अप कर रहे हो तो इसको हम हायरार्की यहाँ पे बोल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, जितने भी जनरल एबिलिटीज थे, याद है जनरल एबिलिटीज स्पीयरमैन का, है ना, तो उसके बेसिस को ही हमने यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो पहला जो हाईएस्ट लेवल है यहाँ पे, जो जनरलिटी का, जनरल आइडिया का जो हाईएस्ट लेवल है, उसको हमने टर्म क्या दिया, नाम क्या दिया, या अल्फाबेट क्या लिखा? हमने अल्फाबेट लिखा, दैट इज जी, स्मॉल जी। हाँ, जी, जी फॉर जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये इंटेलिजेंस जो फैक्टर है, ये लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वेरिएशन है। क्या है? वेरिएशन, वेरिएशन मीन्स वेराइटीज। ठीक है, वेरिएशन मीन्स वेराइटीज। वेराइटीज कहाँ पे देखने को मिलते हैं? इंडिविजुअल्स के विद इन। आप अलग हो, मैं अलग हूँ, तो वी आर इंडिविजुअल्स, राइट, तो यहाँ पे वेराइटीज आएंगे। तो ये जो वेराइटीज हैं किसके बेसिस पे? इंटेलिजेंस के बेसिस पे है। ठीक है, एनी इशू, कोई प्रॉब्लम है? अदरवाइज म्यूट ऑफ योर माइक्रोफोन प्लीज। ओके, सो यहाँ पे देखो स्पीयरमैन मेंशन भी है बिकॉज हमने जी को यूज किया है यहाँ पे। जी इज द जनरल इंटेलिजेंस। एनी इशू, कोई प्रॉब्लम, या फिर से डायग्रामेटिक बनाओ? समझ आया? देखो फिर से मैं थोड़ा हिंट दे रही हूँ, डायग्रामेटिक कर देना, आपको लिखना नहीं पड़ेगा इतना ज्यादा, ओनली डायग्राम बना के छोड़ दो, लिखना भी नहीं पड़ेगा इतना ज्यादा। दिस इज स्पीयरमैन, स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी, याद है ना? स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी में फैक्टर 1 था ना, स्पीयरमैन फैक्टर 1 पॉइंट, दिस द जनरल पॉइंट और जनरल एबिलिटी, तो इसको हमने जी लिखा,
ये फर्स्ट लेवल था। सेकंड लेवल में अगर याद रखने के लिए बोल दूं, ये अगर जनरल है तो उसके ऑपोजिट में लास्ट में क्या रहेगा, स्पेसिफिक, जो कि स्पीयरमैन फैक्टर का सेकंड पार्ट था, मतलब टू फैक्टर थ्योरी का सेकंड फैक्टर था। बीच में तो कुछ रहेगा ना, तो ये है मेजर, ये है माइनर। मेजर माइनर, मेजर से ही डिवाइड होके माइनर्स आते हैं, तो मेजर में ही सिर्फ 7 पॉइंट है, जो कि मैंने शॉर्टकट दिया वी एड एन, वर्बल, एजुकेशनल एंड न्यूमेरिकल। एंड जो एक्स्ट्रा मैंने दिया 4 है, प्रैक्टिकल, मैकेनिकल, स्पेशियल, फिजिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल, मैकेनिकल, स्पेशियल, फिजिकल, ये सारे रह गए आपके सेकंड पार्ट में, सेकंड लेवल में। ये थर्ड लेवल में जो भी डिसेंडेंट है, जैसे कि मेजर को डिवाइड करो तो जो जो आएंगे वो माइनर में रहेंगे। बस ये है वर्णन थ्योरी। अभी देखो और एक लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, इंटेलिजेंस का ही है बट और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अभी मेजरमेंट करना है, इंटेलिजेंस को आपको मेजर करना है कि ये कैसे होता है या फिर कितने लेवल में होता है, आप क्या क्या कर सकते हो बच्चों को जज करने के लिए, कि 2 से 20 साल का बच्चा है, उसको जज करने के लिए कौन से टेस्ट मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट पॉइंट, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट। इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट वर्ड से ही समझ रहे हो कि हम ऐसा कुछ चीजों को यूज करेंगे जो कि इंडिविजुअल्स को जज कर सके एट ए टाइम। ऐसे कुछ वर्बल टेस्ट, वर्बल मतलब ओरल टेस्ट जैसा ही है। क्या है, वर्बल बोला गया है, मौखिक, मौखिक है। इंडिविजुअल, हर एक लोगों को एक साथ आप जज कर सकते हो। देखो, द टेस्ट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पे आप अपने भाषा के ऊपर करोगे, भाषा को यूज कर लोगे, हिंदी और इंग्लिश, उड़िया, जो भी बच्चों में टेस्ट करना चाहते हो तो आप जज कर लोगे इजीली। ठीक है, एन एग्जाम्पल, देखो मैं एग्जाम्पल के साथ दी हूँ, आप एग्जाम्पल ना देके अगर छोटा छोटा एग्जाम्पल्स खुद से दे सकते हो तो बेटर है। एन एग्जाम्पल फॉर दिस थ्योरी, अच्छा ये बोल दूं कि ये जो इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट है फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था स्टैनफोर्ड एंड बीने। बीने का स्पेलिंग क्या है, BINET। आप बोलोगे मैम ये बिनेट है या बाइनेट है, बट यहाँ पे टी प्रोनाउंस नहीं होता है, टी साइलेंट रहेगा, टी प्रोनाउंस हम नहीं करेंगे, साइलेंट रहेगा, तो प्रोनाउंसिएशन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीने, बीने, नॉट बीनी, बीना, ऐसा नहीं है, बीने, टी प्रोनाउंस नहीं होगा। ठीक है, अल्फ्रेड विने, इनका पूरा जो नाम है ये है फ्रेंच के अल्फ्रेड विने। ये कंसेप्ट को हम जब भी टेस्ट करते हैं, अगर आप किसी का मेजर लेते हो तो आप क्या यूज करते हो, स्केल, क्या करते हो, स्केल। जस्ट लाइक आप किसी का हाइट वेट नापना चाहते हो तो यू हैव टू यूज योर डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जस्ट लाइक द मेजरमेंट टेप और मेजरमेंट स्केल एटसेट्रा, ऐसे ही करते हो। आप ऐसे ही यूज करते हो फिजिकल उसके हाइट को जज करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे हमने यूज किया वर्बल स्केल। तो वर्बल मतलब जान लो, जब भी वर्बल का वर्ड आता है तो ये लैंग्वेज के साथ कनेक्टेड होता है, किसके साथ कनेक्ट होगा, लैंग्वेज को। लैंग्वेज को हम स्पेशली यूज कर सकते हैं सारे बच्चों को एट ए टाइम जज करने के लिए। एंड इसमें पता है, अल्फ्रेड विने एंड स्टैनफोर्ड, स्टैनफोर्ड एंड अल्फ्रेड विने ने एक साथ मिलके मतलब ऑलरेडी 30 आइटम्स को अरेंज कर दिया था। ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस को जज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस को, इंडिविजुअल डिफरेंस को, इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमारे सेक्सेस अलग हैं, हमारा आईक्यू अलग होगा, हमारे चॉइसेस, ओपिनियन, विशेस सब कुछ अलग होता है। एंड इसको जज करने के लिए उन्होंने 30 आइटम्स बनाया। अच्छा, जैसे कि बच्चों में उन्होंने जज किया एट द एज ऑफ थ्री, थ्री पॉइंट आउट नोज, आईज, माउथ। आप ऐसे करते हो ना, वॉइस को आपने दिया, लैंग्वेज भी बोला आपने, क्या बोला, छोटे बच्चों को आपने बोला तुम्हारा नाक कहाँ है, तुम्हारा हाथ कहाँ है, तुम्हारे पैर कहाँ है, ऐसे हमने छोटे छोटे पार्ट्स किए, नोज, आईज, माउथ एटसेट्रा। एट द एज ऑफ 7, 7 में आप क्या पूछते हो बच्चों को, कुछ पिक्चर दिखा देते हो, एंड पिक्चर को अनफिनिश्ड पिक्चर है, आप बोलते हो कि इसमें मिसिंग कौन सा पॉइंट है मुझे बताओ। ठीक है, द टेस्ट इज फॉर पीपल फ्रॉम द 2 to 20, जिनका एज 2 से 20 ईयर्स का है, उनके लिए ये बनाया गया था। एंड द इंडियन वर्जन इज कॉल्ड, अच्छा देखो, स्टैनफोर्ड एंड बीने का स्केल सबसे पहले आया था, उन्हीं के अकॉर्डिंग आईक्यू का टर्म भी गिवन है, एंड उन्होंने ही जो आईक्यू का पूरा कंसेप्ट है डिस्कवर किया था। एंड इंडियन वर्जन जो है आपका, उसमें इसको क्या बोला गया, सामान्य बुद्धि परीक्षा, सामान्य बुद्धि परीक्षा। द स्कोर्स आर यूज टू कैलकुलेट द आईक्यू, जो भी स्कोर्स निकलता है वो आईक्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं।
अभी देखो इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट हो गया, अभी आएगा वर्बल के बाद परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है, परफॉर्मेंस टेस्ट के बारे में किसने डिस्कवर किया था पहले देख लो। कॉमनली इसको इंडिविजुअल्स के परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए यूज करते हो, तो वेक्सलर, वेक्सलर बेलीव्यू, ठीक है, वेक्सलर बेलीव्यू इंटेलिजेंस टेस्ट इसको बोला जाता है, वेक्सलर बेलीव्यू इंटेलिजेंस टेस्ट। एंड इसके दो पार्ट हैं, इसके ऊपर सीटेट में क्वेश्चन आया है ऑलरेडी, तो अच्छे से सुन लो। इसके ऊपर दो पार्ट ऑलरेडी गिवन है और इसको डिवाइड किया गया है। एक है विस्क, बोल सकते हो विस्क, ठीक है, विस्क, वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, पहला हो गया। सेकंड वेज, वेज, ठीक है, बट इसका स्पेलिंग देख लो, वेट जैसा बोलते हो वैसे ही है वेज। तो देखो आई एस जहां पे भी है इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है, ये वेक्सलर। एडल्ट, ये फॉर चिल्ड्रन है, ये फॉर एडल्ट है, ठीक है, बच्चों के एज के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर दिया गया है। एक है विस्क, दूसरा है आपका वेज। वेज एडल्ट के लिए है एंड विस्क बच्चों के लिए है। तो साइमल्टेनियसली इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों का परफॉर्मेंस एंड वर्बल जो भी कम्युनिकेशन लेवल है हम चेक करते हैं। यहाँ पे स्केल में कितने पॉइंट्स हैं, 11 पॉइंट्स होते हैं, जिसको बोला जाता है सबसेट्स। क्या बोलेंगे, सबसेट्स। 6 आर वर्बल, इसमें से ऐसे अगर स्केल होगा इसमें से हाफ मेंशन किया गया है, 6 पॉइंट्स किसके लिए है, वर्बल के लिए है, वर्बल के लिए है। एंड 5 पॉइंट्स परफॉर्मेंस के ऊपर है, ये 5 पॉइंट्स परफॉर्मेंस के बेस पे है, परफॉर्मेंस, ठीक है, ऐसे करके डिवाइड किया गया है। एंड यहाँ पे टेस्ट होता है जस्ट लाइक मैथमेटिक्स का टेस्ट है, एरिथमेटिक रीजनिंग, जनरल टेस्ट है, या फिर सिमिलैरिटीज ढूंढना है, या डिजिट्स के अंदर जो रीजनिंग आप प्रॉब्लम देखते हो ना, डिजिट्स के अंदर कितने गैप है प्लस करके या माइनस करके निकालना है, उसके लिए ये टेस्ट बना था, टेस्ट स्केल। अभी देखो ग्रुप वर्बल टेस्ट, ग्रुप वर्बल बोला गया है, ग्रुप में है बट वर्बल भी बोला गया, दैट मीन्स ये भी लैंग्वेज को ही यूज करेगा। एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे, तो इसमें जो टेस्ट मटेरियल्स हैं वो पहले देख लो कि किस टाइप के टेस्ट यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। आर्मी अल्फा टेस्ट, पता है ये आर्मी अल्फा टेस्ट क्यों बोला जाता है, आर्मी, आर्मी क्यों यूज होता है, जब वॉर होता है, वॉर को लड़ने के लिए आर्मीज यूज किया जाता है। सो ये ना वर्ल्ड वॉर के टाइम पे डिस्कवर हुआ था, जेन्युइनली आर्मीज को टेस्ट करने के लिए हुआ था कि आर्मीज कितने एफिशिएंट है, कुछ कोडिंग्स को समझ पा रहे कि नहीं, वो लैंग्वेज कोडिंग्स, तो इसलिए ये टेस्ट रखा गया था, आर्मी अल्फा टेस्ट। अभी और एक शॉर्टकट है, CIE वर्बल टेस्ट। ये CIE जो है ये कॉग्निटिव इंटेलिजेंस इवैल्यूएशन टेस्ट है। एंड इसमें ग्रुप टेस्ट होता है जहाँ पे बच्चों को हिंदी हिंदी में क्वेश्चंस किए जाते हैं। एंड ये हमारे इंडिया के एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने डिस्कवर किया था CIE को, उदय शंकर, उदय शंकर जी, प्रोफेसर उदय शंकर जी इसको डिस्कवर किए थे। द ग्रुप टेस्ट जो ग्रुप में होता है, नॉर्मली ग्रुप टेस्ट जो होता है उसमें क्या होगा, मेंटल एबिलिटीज का जो ग्रुप है, मतलब मेंटल एक्टिविटीज का टोटल जो आपने स्पीयरमैन फैक्टर्स में पढ़ा था ग्रुप में, योग्यता परीक्षा, सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षा, सामूहिक समूह में जो हो, ग्रुप में जो हो, मानसिक मेंटल योग्यता एबिलिटी परीक्षा इवैल्यूएशन। एंड इसको किसने डिस्कवर किया था, एस जालोता, एस जालोता, वो भी हिंदी में ही किए थे। एंड सामूहिक बुद्धि परीक्षा जो डेवलप्ड हुआ था वो किसके थ्रू किया गया था, कहाँ पे किया गया था, वो देखो सिरमाली विद्या भवन उदयपुर में हुआ था। सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षा अलग है, सामूहिक बुद्धि परीक्षा अलग है। आप बोलोगे सेम है, मतलब उसका प्रोसेस सेम है, टर्म्स अलग है एंड कंसेप्ट अलग रखे गए हैं। ये हो गया आपके उदय शंकर जी, और आपके जो सिरमाली विद्या भवन उदयपुर में भी जो हुआ था, एंड उदय शंकर जी और आपके जो एस जलोता, उन्होंने निकाला था ये सारे कंसेप्ट को। ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट बोला गया, नॉन वर्बल है, देखो वर्ड देखो, नॉन वर्बल मतलब यहाँ पे लैंग्वेज यूज नहीं होगा, डू नॉट यूज लैंग्वेज, लैंग्वेज यूज नहीं होगा। बट हम यहाँ पे जस्ट लाइक इससे पहले जब वर्बल का वर्ड आया था, आर्मी अल्फा हमने यूज किया था, आर्मी
अल्फा टेस्ट। तो यहाँ पे जब वर्बल यूज नहीं है तो आर्मी बीटा टेस्ट होगा। क्या टेस्ट होगा? आर्मी बीटा टेस्ट। वहां पे CIE यूज हुआ था, यहाँ पे CI नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट होगा। एडवांटेज क्या है इस टेस्ट का? क्या एडवांटेज है ना, यहाँ पे हम लोग लार्ज नंबर ऑफ साइमल्टेनियस जो प्रोसेसेस होते हैं उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड एग्जामिनर रोल, एग्जामिनर का जो रोल है उसको सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। स्कोरिंग टिपिकली मोर ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे जो सर्वनिम्न जो मुख्य पॉइंट्स हैं उसके ऊपर ही स्कोरिंग दिए जाएंगे। आपके सैंपल्स जो भी आप बहुत बड़े ग्रुप में हैं या छोटे ग्रुप में हैं, या फिर कुछ कंडीशंस को मान रहे हो या नॉर्म्स को मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, उसके ऊपर टेस्ट किया जाता है। ये ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट है। तो हमने कितना पढ़ा? पहला पढ़ा इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट जो कि स्टैनफोर्ड एंड बिने का कंसेप्ट है। देन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट जो कि आपका वेक्सलर बिलीव्यू का है। देन ग्रुप वर्बल टेस्ट जो कि आपके इंडिया में भी हुआ था एंड बाहर में भी हुआ था, बट इंडिया में फेमस है, उदय शंकर जी एस जलोटा हुआ था। ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट ये डिस्कवर हुआ था आर्मी बीटा टेस्ट के थ्रू, जहाँ पे स्कोरिंग देने के लिए हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को ढूंढ रहे थे। अभी देखो यहाँ पे कुछ मेंशन है, मैंने अभी जहाँ पढ़ाया उसका एक शॉर्ट डायग्राम। इंटेलिजेंट टेस्ट मेंशन है। दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक इंडिविजुअल जो जबकि आपको अकेले में ही टेस्ट किया जाए तो इंडिविजुअल टेस्ट होता है। ग्रुप में टेस्ट कर रहे हो मतलब एक साथ काम करेंगे, समूह में काम करेंगे। तो इंडिविजुअल टेस्ट में अगेन दो टाइप्स हैं, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट। ग्रुप में भी दो टाइप्स हैं, वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल टेस्ट में पहला जो टेस्ट आया अल्फ्रेड विने का, स्टैनफोर्ड अल्फ्रेड विने का कंसेप्ट, मतलब उनका थ्योरी के अकॉर्डिंग ये स्केल्स बन गया था। नॉन वर्बल में दो आए थे, एक था वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल और एक आपके बुक में नहीं है फिर भी एक्स्ट्रा है, पोर्टियस मेज टेस्ट। ग्रुप टेस्ट में देखो, वर्बल टेस्ट में आर्मी अल्फा टेस्ट आया था बिकॉज ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आया था, वो आर्मी को चेक करने के लिए। एंड नॉन वर्बल में क्या है, यहाँ पे लैंग्वेज यूज नहीं होता है बट टेस्ट मटेरियल्स यूज होते हैं, जैसे कि आर्मी बीटा टेस्ट, कल्चर फेयर टेस्ट और रावेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट। तो एक कोई याद रख लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर एक कोई इजीली याद रख लो, भूल जाओगे तो गया। अभी देखो यहाँ पे है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, मैं पहले ही बोल रही थी इंटेलिजेंस क्वेश्चन आएगा अभी। इंटेलिजेंस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है, बार बार पूछा जाता है कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है किसने दिया था, इसका आइडिया किसने दिया था? बिने, विलियम स्टर्न सजेस्टेड द टर्म इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इसके ऊपर आइडिया किसने दिया? आइडिया दिया बिने ने, ठीक है। किसने दिया था? बिने। आप लोग अगर स्पेलिंग में भी देखोगे हिंदी में भी बिने ऐसे मेंशन होगा, बिने। एंड ये आइडिया दिया बिने ने, बट इसका थ्योरी, आईक्यू का जो टर्म एंड जो थ्योरी डिस्कवर हुआ विलियम स्टर्न के थ्रू, विलियम स्टर्न के थ्रू। एंड यहाँ पे बोला गया सपोज यू हैव टू कैलकुलेट आईक्यू ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे का आपको आईक्यू चेक करना है, तो क्या करोगे? ये फॉर्मूला याद रखोगे, आईक्यू इक्वल्स टू MA, और हम बोलते हैं माका, ठीक है, याद रखने के लिए बोल रही हूँ बस, माका, दैट मीन्स माँ है डिवाइडेड बाय का इनटू 100। 100 क्यों है? क्वेश्चन है परसेंटेज और शतकड़ा में आएगा इसलिए लिखा गया। तो MA का फुल फॉर्म है मेंटल एज एंड CA का फुल फॉर्म है क्रोनोलॉजिकल एज। अभी क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है? आपका जो रियल एज है, जो आप काउंट करते हो ईयर्स में, मंथ्स में या आवर्स में, एक्चुअली उसी डेट ऑफ बर्थ से जो काउंट करते हो वो है आपका क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। मेंटल एज क्या होता है? जैसे आप बिहेवियर कर रहे हो और एक्सप्रेशन शो कर रहे हो, ठीक है। कोई भी सिचुएशन दे दिया, उसके बेस्ड पे अगर आप कोई एक्सप्रेशन दे रहे हो या फिर उसको सॉल्व कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपका जो मेंटल दिमागी जो एज होता है, सपोज मैंने आपको बोला था हमेशा कि सपोज एक बच्चे का एज मान लो, यहाँ पे मैंने क्रोनोलॉजिकल एज 12 दे दिया, बट वो बिहेव कर रही है कैसा? बड़े बच्चों जैसा, एंड वो सब कुछ समझ पा रही है एंड सॉल्व कर पा रही है। इसको कॉल मतलब कैलकुलेट कर लो अभी, ठीक है। अभी मैं इसको कट कर रही हूँ, दैट चीज यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे मैंने 6, यहाँ पे मैंने रख दिया 8, फिर कट होगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अभी देखो 400, ठीक है, 400 आएगा, 400 डिवाइडेड बाई 3 आएगा, तो 400 डिवाइड कर दो 3 से, काउंट करने के लिए इजी होगा। तो आपका थी में आएगा, उनका जो आईक्यू रहेगा उसका 130 पॉइंट समथिंग में आईक्यू आएगा, ठीक है। सिर्फ डिवाइड कर देना, 400 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। अभी देखो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे,
ठीक है? आईक्यू का यहाँ पे बेसिक चीज़ है। एक 8 साल का बच्चे का हम लोग ले रहे हैं, जिसका मतलब सॉरी, एक पर्सन का एज कितना है, वो 8 साल का है, 8 इयर्स का है। एंड वो अगर हम उसको टेस्ट करते हैं, तो उसका जो नॉर्मल मेंटल एज है, वो 10 साल जैसा है। छोटे बच्चे हैं, बट फिर भी वो बिहेव कर रहा है 10 साल के बच्चे जैसा, तो उसका क्रोनोलॉजिकल एज कैसा निकलेगा? देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट आईक्यू यहाँ पे मेंशन है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। तो हमने क्रोनोलॉजिकल एज में क्या लिखा, उसका क्रोनोलॉजिकल एज कितना है ना, वो 8 साल जैसा उसका एज है। ठीक है? एंड उसका मेंटल एज मैंने दिया 10 इंटू 100, सॉल्व कर लेना, मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ गिवन है, एक बच्चे का एज है 5 एंड वो बिहेव कर रहा है 7 साल जैसा, डिवाइड कर लो, डिवाइड करके इंटू 100 कर दो, आपको मिल जाएगा 140। अभी चेक करना है कि इस ग्रुप में वो कौन से लेवल पे आता है। ठीक है? आप अपना एज के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। ठीक है? अगर नहीं मिल रहा है कि कैसे चेक करोगे मैम, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कैसे जज करेंगे कि हम कौन से टाइप का बिहेव करें, कौन से एज ग्रुप जैसा बिहेव करें, सो वो पर्टिकुलर एक्टिविटीज बेस्ड होता है। वो जो भी काम आपको दिया जाता है उसके कंप्लीशन के अकॉर्डिंग ही फीडबैक जो आप लेते हो ना, मेरा काम कैसा रहा, तो आप जब फीडबैक लेते हो, वो बोला कि आप बहुत अच्छा खाना बना रहे हो, या फिर आप अपने मम्मा जैसा बना रहे हो, आपका रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, दैट मीन्स सोच लो आप बड़े जैसे बिहेव कर रहे हो। तो आप थोड़ा सा ऊपर मार्क कर सकते हो अपने एज को। जैसे आप मुझे जज कर सकते हो, अगर जज करना हो, तो मेरा रियल जो एज है 26 है। एंड मैंने यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल एज दे दिया। अभी यहाँ पे आप जज कर लेना कि मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो किस टाइप का बिहेव करती हूँ, छोटे बच्चे जैसा बिहेव करती हूँ, या 30s वाले बिहेव करती हूँ, या 20s वाले बिहेव करती हूँ, या 40s वाले बिहेव करती हूँ, जो भी यहाँ पे आप नंबर डालना चाहो। ठीक है? इंटू 100 कर देना है, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है, तो इंटू 100 कर देना, सॉल्व कर लो, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो भी एक रेंज आया, जैसे कि 130 और 140 का रेंज आया, तो आप अगर आता है 130 140, तो देखो यहाँ पे इस रेंज में वो आ जाएगा। तो हम पहले से पढ़ लेते हैं क्या क्या है। तो पहला है, नीचे से स्टार्ट करना, ऑलवेज नीचे से स्टार्ट करोगे इजी रहेगा। ऐसा आपको नीचे से डिवीजन करना है। एंड देखो, ऑलवेज काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ही रहता है, ऑलवेज रहना, ऐसा जो डिवीजन हुआ है 8 होगा। तो पहले है बिलो 25, बिलो 25, उसके बाद कुछ रेंज तक आपको 25 का डिफरेंस मिलेगा। बिलो 25, 25 टू 50 के विद इन, 50 से 75, देखो ये 25 का सारा डिवीजन चल रहा था। डिस्टिंग्विशेस जो हम रख रहे थे, या फिर जो डिफरेंस रख रहे थे, वो 25 का था। अभी उससे ऊपर जब जाओगे, वो 25 नहीं रहेगा, अभी रैंडम आएगा 15 20, ऐसे जो डिफरेंस अभी रहेंगे वो 15 या 20 का डिफरेंस रहेगा। तो आ गया हम 75 टू 90, तो यहाँ पे आ गया कितना, 75 टू 90, 15 डिफरेंस है। फिर देखो 90 टू 110, 20 का डिफरेंस है। 110 टू 120, 10 का डिफरेंस है। फिर 20, देन अबव। ठीक है? अभी बिलो 25 ये सारे इडियट्स होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा लो आईक्यू के हैं, बहुत ही ज्यादा लो, कुछ समझ नहीं पाते। 25 टू 50 इम्बेसाइल होंगे, इडियट से थोड़े ऊपर है, उनको थोड़ा कुछ समझ आता है, हल्का फुल्का 1 to 2%। 50 टू 75 मोरन्स हैं। 75 टू 90 जो डल्स, जो कि आपके क्लासरूम में बिलो 50% से बिलो जो मार्क रखते हैं, वो सारे हैं आपके मोरन्स और डल्स में आते हैं। एंड 90 टू 100 में, 110 में जो है एवरेज, जो कि ऑलमोस्ट हम सारे एवरेज में ही आते हैं, अगर कोई हमें जज भी ना करे एंड रेंडमली हमारे रिजल्ट्स को पिक करे, एंड उसमें आ रहा है कि आपका रिजल्ट 55 से 65% के विद इन है, देन हम लोग सारे एवरेज में आ जाएंगे। 110 से 120 में काउंट करिए, ये सारे सुपेरियर हैं, मतलब जिनका एबिलिटीज कुछ लेवल में, कुछ टेस्ट में अच्छा होता है, उनको हम जज कर सकते हैं, ये सुपेरियर है। वेरी सुपेरियर 120 टू 140, एंड ऊपर 140 एंड अबव जो है, ये गिफ्टेड बच्चे हैं, गिफ्टेड चाइल्ड्स हैं, ये सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं। अभी इसके ऊपर टेस्ट में सीओ शॉर्ट है, मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि 1 मार्क का क्वेश्चन ये 8 पॉइंट के अंदर से रहेगा, जहाँ पे आपको जज करना रहेगा, या फिर ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि एक बच्चे का, ये एक इंसान का उम्र इतना है एंड वो बिहेव करता है 10 साल एक्स्ट्रा करके, वो दे सकता है। ठीक है? सॉल्व करो एंड इसका कौन से रेंज में आ रहा है, टेबल के हिसाब से आप बता देना, आईक्यू का जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग बता दो, ये आईक्यू का टेबल है, उसके हिसाब से आपको देना है। ठीक है?
यूजेस क्या है, इंटेलिजेंट टेस्ट का यूजेस क्या है? देखो, आप बच्चों का एडमिशन ले सकते हो, कोई भी कोर्सेज में उनको एडमिशन दे सकते हो, स्कॉलरशिप दे सकते हो, स्पेसिफिक असाइनमेंट वर्क, करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन करने के लिए उनको आप क्या कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, या फिर रिसर्च वर्क में कोई बच्चों को क्लासिफाइड करने के लिए, या फिर प्रमोशन करने के लिए, सोशल सिचुएशन ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करने के लिए और गाइडेंस देने के लिए हम कर सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बोले। लिमिटेशंस क्या है, मतलब जिससे हम बोल सकते हैं डीमेरिट्स टाइप। तो इंटेलिजेंट टेस्ट एंड जो हम टेस्ट कर रहे हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को जज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ना, ऑलवेज बच्चों को हम इन्फेरियरिटी एंड सुपेरियरिटी जो है, मतलब आइदर आप सुपेरियर हो या इन्फेरियर हो, ऐसे ही जज कर लेते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कभी मिसबिहेव भी स्टार्ट हो जाता है। इंटेलिजेंट टेस्ट एंड टीचर्स के अंदर क्या होता है ना, प्रीजुडिस रह जाता है। प्रीजुडिस क्या है, जो भी जस्टिस पॉइंट में देखो, जो कि प्रीवेलिंग जस्टिस है, जो कि सोसाइटी में ऑनगोइंग प्रोसेस में है, चलता आ रहा है, ऐसे जस्टिस है। कोई भी घर पे अगर दो बच्चे हैं, एक बच्चा अच्छा पढ़ता है, एक बच्चा बुरा पढ़ता है, तो आप जानते हो कि घर में बहुत सारे लोग रहेंगे जो ताना मारेंगे या फिर उसको प्रोवोक करेंगे कि तुम अच्छा नहीं करते हो, तुम क्यों पैदा हुए, तुम मर जाओ, तुम लोग कुछ कर नहीं सकते, ऐसे टाइप का। तो ये चीजें होते हैं, कभी कभी हम जस्टिस के अकॉर्डिंग उनमें बिहेवियर का मतलब बुरा बिहेव करते हैं उनके साथ। इट ऑल्सो क्रिएट सेग्रीगेशन, मतलब देखो अलग अलग कर देना, ठीक है। सेग्रीगेशन थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, आई थिंक डबल जी होगा, चेक कर लीजिएगा। सेग्रीगेशन और कन्फ्लिक्ट भी आता है, कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं कि हमें जज किया जा रहा है, ऐसे वे से हम लोग एवरेज भी तो है, एवरेज से ऊपर रहेंगे तभी हमें क्या टास्क में लिया जाएगा, अदरवाइज निकाल दिया जाएगा, ऐसे। कभी कभी जॉब भी नहीं मिलता है, इस अकॉर्डिंग बहुत सारे हैं। एंड ये जितना भी इंटेलिजेंस का चीज़ है ना, ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर, एटीट्यूड के ऊपर, आपके मोटिव्स के ऊपर, जो कि टेस्ट में एक्चुअली कंसिडर हमने किया ही नहीं। टेस्ट कर लेते हैं ओनली आपके स्कोर्स को देख के, टेस्ट कर लेते हैं आपके एक्टिविटीज़ को देख के, बट आपका मोटिव क्या है। या फिर एक बच्चा पहले बहुत अच्छा पढ़ता था, बट सडनली ड्यू टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी उसने कैरी किया है, उसके वजह से उसका रिजल्ट खराब हो रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, उसको बहुत काम रह रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसका रिजल्ट खराब होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका आईक्यू और एबिलिटी जो है वो कम है, कैपेसिटी जो है उसका कम है। तो ये सारा चीज़ आपके टेस्ट में नहीं काउंट होता है, ठीक है। तो इतना चीज़ था जो कि इंटेलिजेंस